सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चंस हैं राजन सीरीज में अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सभी को मैं यहाँ पर करा दूंगी इस एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करा दिया है। पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी करा दिया है, तो उसको भी आप देखिएगा। यहाँ पर मैं सभी के सभी जितने भी हैं आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगी सारे क्वेश्चंस को पढ़ा करके आपके जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है राजन सीरीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों, आप लोग को 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इंग्लिश की क्लासेस रोज आ रही हैं, आप लोगों को पता है। टीचिंग मेथड मैंने पूरा पढ़ा दिया है, हैंड रिटन नोट्स में अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं मैंने आप लोग के इंग्लिश के। इसके अलावा पूरा टेंस पढ़ा दिया है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन सब पढ़ा दिया है। आप सभी वीडियोस को देखिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से मैं बताती हूँ। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज लगेगा, अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ही सी इट के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हैज है यहाँ पर ये किसके साथ लगेगा? यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ये सेंटेंस क्या है। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर ये है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। अब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब चेंज करेंगे तो राम, उसके बाद राम क्या है? सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो राम हैज, उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, राइट फिर सेकेंड फॉर्म रोड, फिर थर्ड फॉर्म रिटन। तो रिटन हो गया, उसके बाद अ लेटर। द राम हैज रिटन अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाया है, उसमें बताया है प्रीफर के साथ हमेशा क्या लगता है? प्रीफर के साथ, जूनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सीनियर के साथ, सबके साथ टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देन नहीं बल्कि क्या रहेगा? टू रहेगा। मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क। देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो देखिए पवन इज अ हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय। दोस्तों यहाँ पर हम फिल करेंगे पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन जो है वो हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं बल्कि क्या प्रयोग करेंगे? हम एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप सही कर लीजिए, पवन इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर हम फिल करेंगे ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। चाहे हम दो लिखें चाहे हम ऑल्दो लिखें, तो यहाँ पर हम ऑल्दो लिख करके इसको बनाते हैं ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है? वो ईमानदार है। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। ईमानदार होने के बावजूद भी वह क्या है? जेंटल है, यानी कि डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही विनम्र इंसान है। तो इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, यानी कि वह केवल और केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि वह जेंटल यानी कि विनम्र भी है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक।
मैं इस बुक के राइटर को जानता हूं। तो इसको कॉम्प्लेक्स में जब हम चेंज करेंगे, मैं इस बुक के राइटर का नाम जानता हूं, तो इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं उसको जानता हूं जिसने ये बुक लिखी है। तो आई नो हु रोट दिस बुक, आई नो हु रोट दिस बुक। तो ये जो हु आ गया, इसी की वजह से अब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, आई नो हु रोट दिस बुक। फिर है अगला 7 नंबर क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लॉर्ड राम killed Ravan. Lord Rama killed Ravan. तो Ravan was killed by Lord Rama. दोस्तों अब इसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। आई ड्रा अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो ड्रा का सेकेंड फॉर्म होगा ड्रीव। क्या होगा, ड्रीव। तो मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई, यहाँ पर यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यानी कि मैंने एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर ऑल्सो डिड सो। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा है, इसमें हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी कि जो कैप्टन है, जो कप्तान है खेल के, उन्होंने अपना आपा खो दिया। और जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी, कोई मैच हार गए होंगे और दोनों ही लोगों ने अपना टेम्पर क्या कर दिया, खो दिया। कैप्टन ने भी अपना गुस्सा निकाला, इसके अलावा जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर एंड प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो, एंड प्लेयर्स ऑल्सो डिड सो। तो कुछ नहीं किया हमने, बस इस सेंटेंस को एंड से जोड़ दिया, और एंड से कंपाउंड सेंटेंस ही जुड़ता है। फन बॉयज, इसी के अकॉर्डिंग। तो आपको याद है फॉर है, इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस में फॉर होता है, येट होता है, बट आता है, ये सब आपको याद होने चाहिए। ऑफ आता है, और आता है, फॉर आता है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कभी भी फ्यू नहीं आता है अकेले, इसके साथ अ जरूर आता है। तो कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स, क्योंकि अगर एप्पल वो देगा तो एक से अधिक ही तो देगा, एक से कम। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा। और अगर एक भी एप्पल वो दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या तो है ही। अब यहाँ पर एप्पल्स लिखा, इसका मतलब 1 2 3 4 कुछ तो मिलेगा उस इंसान को। तो इसीलिए यहाँ पर फ्यू की जगह पर हम अ फ्यू का यूज करेंगे। कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स। इसके बाद है अगला, राइट डाउन काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लास। तो सब ऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार का होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो याद रखिएगा जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, fill in the gap using the correct form of verb given in the bracket. Shyam will have left for Mumbai before the rainy season begin. तो श्याम will have left the Mumbai, यानी कि श्याम मुंबई को छोड़कर चला जाएगा रेनी सीजन के शुरू होने से पहले। तो यहाँ पर रेनी सीजन बिगिंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगिंस हो जाएगा। यह देखिए ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इधर आप देखिए ये फ्यूचर टेंस में है, यानी कि श्याम रेनी सीजन शुरू होने से पहले ही मुंबई चला जाएगा। फिर है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, आपको पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो रहेगी ही, साथ ही साथ पास्ट है तो हैड रहेगा और प्लस बीन भी रहेगा। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही इज रीडिंग द रामायण, ये यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वह रामायण पढ़ रहा है। अब देखिए वह रामायण पढ़ रहा है, तो हम इसको जब हम बनाएंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हमें पता है
कि ही है, ही के साथ हम हैड प्लस बीन लगा देंगे। उसके बाद रीडिंग अपनी जगह पर रहेगा। फिर द रामायण, उसके बाद फॉर या सिंस लगा करके फॉर आवर्स लगा सकते हैं। तो वह रामायण कुछ घंटों से पढ़ रहा है फॉर आवर्स। फिर है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। धनी होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। बहुत आसान है। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस में आपको पता है बट आता है, इसके अलावा यट आता है, एंड आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको एंड के साथ जोड़ दिया है कंपाउंड सेंटेंस को। यहाँ पर देखिए कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पर हमने एंड का प्रयोग करते हुए इसको यहाँ पर हमने बट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को जोड़ा है। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। वह धनी तो है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ऑन फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे? इस जगह पर हम खाली जगह पर ऑन फिल करेंगे। हमेशा सक्सेस के पहले ऑन आता है, याद रखिएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो ऑन हमेशा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। सही प्रीपोजिशन भरने के अलावा इस तरीके से भी पूछा है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो इस तरीके से जब आपको प्रीपोजिशन पता रहेगा कि सक्सेस के साथ क्या आता है, ऑन आता है, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। और जिन प्रशिक्षुओं ने प्रीपोजिशन टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो उन्हें ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। आपको पता है मॉर्निंग से पहले 5 o'clock, 2 o'clock, संडे, मंडे, इस तरीके से अगर कहीं आता है तो वहां पर सिंस लगता है उसके पहले। यानी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे कि करेक्ट 5 बजे, करेक्ट 4 बजे, करेक्ट 3 बजे। इसके अलावा कहीं पर सन दिया होता है 1990, सन 2000, सन 2005। इसके अलावा कहीं पर दिया होता है संडे, मंडे, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और अगर कहीं पर इस तरीके से दिया हो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 2 डे, 3 डे, तो वहां पर उसके पहले हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो सिंस और फॉर आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 2017 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ serpent, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो ये दिया हुआ है सेंटेंस, इसको हमें बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। यहाँ पर कहा गया है यह जानवर फिश यानी कि मछली भी हो सकता है, सरपेंट भी हो सकता है, और इनमें से इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या तो ये मछली होगा या तो ये सरपेंट होगा। तो द एनिमल मस्ट बी ईदर अ फिश और अ सरपेंट। इसको हम आइदर भी पढ़ सकते हैं, ईदर भी पढ़ सकते हैं। तो द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट। तो आइदर के साथ हमेशा और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, आपको ये बात पता है। तो इसको हमने चेंज कर दिया कंपाउंड सेंटेंस में आइदर और की मदद से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो गया द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट, यानी कि यह जो जानवर है या तो मछली है या तो सांप है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया, किसकी मदद से? आइदर और की मदद से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो। तो ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है, आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, वेयर के साथ इसको हम जोड़ देंगे। तो ये बन गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बहुत ही आसानी से बन गया ये। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि डिड के साथ, डिड नॉट के साथ या डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस इतना अगर आपको याद है तो आपका आसानी से सेंटेंस बन जाएगा। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के साथ या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी।
तो देखिए आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, तो आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर के साथ, वाज और वेयर के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ही वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे हो गया, ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। देखिए कितना आसान है, 10th चैप्टर मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत ही आसानी से आप लोग पूरा चैप्टर देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द डॉक्टर डैश आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर देखिए एक जो सेंटेंस है ये अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो दूसरा जो है वह पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो यहां पर हो जाएगा द डॉक्टर केम, कम का क्या हो जाएगा, केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे। तो जो काम पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और जो काम बाद में होता है वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है, बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस में। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो पेशेंट के मरने वाला जो काम है यहाँ पर वो पहले हो गया है और जो डॉक्टर के आने का काम है वो बाद में हुआ है। इसलिए दो काम, यहाँ पर आपको काम को देखना है कौन सा काम पहले हुआ है, और जो पहले हुआ है उसको आपको इस तरीके से बनाना होगा, पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इन डेफिनिट में। इसके बाद है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास में देखिए आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, मतलब सावधान होकर के सुनो तुम्हारे टीचर क्या कह रहे हैं। फिर है एडजेक्टिव क्लास, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, यह वही गांव है जहां पर मैं पैदा हुआ था। तो यह एडजेक्टिव क्लास हो गया, यहाँ पर देखिए जगह बताई जा रही है। फिर है दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड, यह वह समय है, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड, यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एडजेक्टिव है। इसके बाद एडवर्ब है आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम वापस आ जाओगे। इसके बाद है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर हैविंग वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। जैसे कि ही इज आइदर अ थीफ और अ चीट, तो यहां पर बताया गया या तो वह चोर है या फिर एक धोखेबाज है। क्वेश्चन नंबर 24 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एज सून एज आई रीच द टीचर इंटर द क्लास, एज सून एज आई रीच्ड द टीचर इंटर द क्लास। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर द क्लास, नो सूनर आई हैड रीच्ड देन द टीचर इंटर द क्लास, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा टीचर ने क्लास में एंट्री ले ली, यानी कि मेरे पहुंचते ही टीचर ने भी क्लास में एंट्री ले ली। यहां पर आप देखिए नो सूनर हैड आई इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर एज आई की जगह पर हैड आई, फिर रीच्ड, उसके बाद नो सूनर के साथ देन आता है, याद रखिएगा, और फिर उसके बाद टीचर इंटर द क्लास, सेम वही चीज फिर उतार देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय सम कंजक्शंस, जैसे कि स्टैंड अप वेयर यू आर, स्टैंड अप खड़े हो जाओ कहाँ हो तुम। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें
एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। जबकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज, आगे बढ़ो यह सेना में बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है ना, तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि टीचर बोलते हैं बच्चों को स्टैंड अप, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आ जाएगा, आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब लेटर राइटिंग, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके अलावा टीचिंग मेथड, ये सभी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग सारे टॉपिक्स इंग्लिश के सब देख सकते हो, चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, वो भी हाथों से हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ाया है, तो आप सारे की सारे वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लेटर राइटिंग सीख लेते हैं। देखिए, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेक अ गुड लेटर राइटिंग। अ गुड लेटर राइटिंग हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेटर टू प्रकार यानी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, जो लेटर की लैंग्वेज होगी वो सिंपल और क्लियर होगी। लेटर शुड बी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, यानी कि कम से कम शब्दों में आपको अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से रखना है। वन पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग, यानी कि एक पैराग्राफ में आपको सिंगल थिंग ही लिखनी है। अब पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग, सबसे पहले एड्रेस होता है, फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर बिगिनिंग होता है, फिर बॉडी होती है उसकी, फिर एंड होता है और फिर सब्सक्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पर एक लेटर हम यहाँ पर देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अटेंड योर बर्थडे, यानी कि अपने दोस्त को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आप उसको अपने बर्थडे के लिए क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले पता लिखोगे, फिर पता लिखने के बाद उसके घर का फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर डेट लिखोगे। अब उसको संबोधित करोगे अपने फ्रेंड को, उसका जो भी नाम है, यहाँ पर डियर शुभम दिया है, तो डियर शुभम, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन, यानी कि मेरा बर्थडे 12 अप्रैल को है, एंड आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन माई बर्थडे। आई रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर, यानी कि मैं चाहता हूं कि तुम उस दिन उपस्थित रहो और मेरे बर्थडे पार्टी में आओ, कब, शाम को 7 बजे, 12 अप्रैल को शाम को 7 बजे। एट माई रेजिडेंस, कहाँ पर, मेरे घर पर। प्लीज कम विद योर पेरेंट्स ऑन द ओकेजन, यानी कि तुम अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर के आना ऑन दिस ओकेजन। होपिंग टू मीट यू सून, यानी कि आशा करता हूं कि जल्दी हम मिलेंगे। योर सिंसियरली या योर फ्रेंड, ये भी लिख के उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने लेटर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए अगला लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, यानी कि आप अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पर हाउस नंबर, फिर नियर पीजी कॉलेज, आगरा यूपी, इस तरीके से आपको यहाँ पर दाहिने साइड सबसे पहले क्या करना है, पता लिखना है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो ना पत्र, तो आपको पता तो लिखना ही पड़ेगा सबसे ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड मनीष, अपने फ्रेंड को संबोधित करोगे आप, फिर लिखोगे आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर अनीता हैज बीन सेटल्ड, यानी कि फिक्स हो चुका है, सेटल हो चुका है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 7th of July 20, यहाँ पर आप 2022 कर सकते हो, 2023 कर सकते हो, यानी 2022 2023 कभी भी कर सकते हो। फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड अटेंड द सेरेमनी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे कि तुम आ करके इस सेरेमनी को या इस फंक्शन को अटेंड करो। प्लीज ट्राई टू कम एट लीस्ट अ वीक बिफोर द मैरिज, यानी कि यहाँ पर कहा गया है, अपने दोस्त से क्या कहा है इन्होंने कि कम से कम एक हफ्ता पहले मैरिज से आने का कष्ट करो या आओ। अगर एक हफ्ते पहले आओगे तो बहुत ही यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखा है बहुत ही हम लोग एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एंड आई मे गेट योर हेल्प, और मुझे तुम्हारी हेल्प भी मिल जाएगी, काम में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड एंजॉय योर कंपनी, और मैं तुम्हारी कंपनी भी एंजॉय कर पाऊंगा, तुम्हारे साथ और एंजॉय कर पाऊंगा। तो अगर तुम एक हफ्ता पहले आ जाओगे तो हम लोग बहुत सारे काम भी एक साथ कर लेंगे
और हम लोग एंजॉय भी कर लेंगे एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे के साथ। अब देखिए, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगेस्ट ब्रदर, यानी कि तुम्हारे यहाँ पर बताया गया है बड़ों को, एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ों को चरण स्पर्श और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। योर सिंसियरली, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द पीएमटी एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर फिर हाउस नंबर, नियर पीजी कॉलेज, फिर उसके बाद यहाँ पर पता, फिर My dear friend Rajan, congratulations on your success in PMT examination in the first division. My joy knew no bounds when I saw your roll number in the list of first divisions in the list which is found in the newspaper. यानी कि जब मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम देखा और तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, यानी कि मेरी शुभकामनाएं ग्रहण करो। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हारे माता पिता को चरण स्पर्श, एंड लव टू अनीता एंड निर्मल, यानी कि तुम्हारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। कंग्रेचुलेशन वन अगेन, एक बार फिर से तुम्हें ढेर सारी बधाई। विथ बेस्ट विशेज, यानी कि ढेर सारी शुभकामनाएं। योर सिंसियरली XYZ। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे हम लिखते हैं, देखिए, एप्लीकेशन शुड बी शॉर्ट एंड इन पोलाइट लैंग्वेज। एप्लीकेशन राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस मेक गुड एंड करेक्ट एप्लीकेशंस। लेटर्स और एप्लीकेशन की रचना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रार्थना पत्र में सबसे ऊपर पृष्ठ के बाईं ओर प्राप्त करने वाले का पद तथा पता लिखा जाता है। इसके पश्चात अभिवादन शब्द सर या मैडम लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन नंबर 35 में। Write an application to your principal requesting him to allow you a change in the subject offered by you. तो यहाँ पर देखिए, टू दी प्रिंसिपल कॉमा अपने कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज किस जगह पर है, किस जिले में है, फिर उसके बाद सर। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये सब जगह आप लिखोगे अगर प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो। I am a regular student of class 10th of your college. I offered geography as one of my subjects, but I find it is very difficult. I think I shall not be able to secure good marks in this subject. So I want to offer economics in place of geography and request you to permit this change. यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ज्योग्राफी की जगह पर इकोनॉमिक्स लेने दिया जाए और मुझे ये विषय चेंज मेरा ये जो रिक्वेस्ट है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा विषय जो है उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी विषय टफ लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, थैंक यू सर, फिर योर ओबीडियंटली, ये लिखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। दाहिने साइड आपको अपना नाम, फिर क्लास का नाम और यहाँ पर थैंक यू और यहाँ पर डेट मेंशन करना है। एप्लीकेशन में डेट जरूर मेंशन करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको कुछ ने छुट्टी की एप्लीकेशन आप लोगों ने स्कूल में बहुत लिखी होगी और वही यहाँ पर भी करना है, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, पता या स्कूल कॉलेज का नाम अपने और फिर कहाँ पर है वो, फिर उसके बाद सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये हर जगह लिखना है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, जहां पर भी आप एप्लीकेशन लिखोगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक 3 days रेस्ट, यानी कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि आप 3 दिन का रेस्ट लो। आई देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डाइट फ्रॉम टुडे, यानी कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो यहाँ पर योर ओबीडियंटली और यहाँ पर थैंक यू, फिर डेट मेंशन कर देना है जैसे आपने पहले एप्लीकेशन में किया था। इसके बाद है राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस विथ एग्जांपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, आप कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा बताइए विथ एग्जांपल। देखिए, सच अ सेंटेंस एज हैविंग 2 or more main clauses is called a compound sentence. Such a sentence as having 2 or more main clauses is called a
कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होती हैं जिस सेंटेंस में, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हरी गोज एंड आई कम, तो यहाँ पर आप देखिए टू क्लॉजेस हैं, हरी गोज आई कम, तो दोनों को एंड की सहायता से हमने क्या किया है, जोड़ दिया। किसकी सहायता से, एंड की सहायता से हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। फिर आगे है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 38 है एक्सप्लेन द टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। दोस्तों देखिए मेरिट्स क्या क्या हैं, वर्ड्स टॉट इन रिलेटेड सिचुएशंस लीव everlasting impression on the mind of the students। इसके अलावा in this method sentence is the unit of speech, यानी कि इस मेथड में जो वाक्य होता है वह क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पीच होता है, यानी कि इसमें पूरा एक सेंटेंस बोला जाता है। और आपको पता है मैंने पढ़ाया है डायरेक्ट मेथड में आपको जो चीजें एक्सप्लेन की जाती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेन की जाती है। जो आपको चैप्टर टीचर पढ़ाते हैं, चैप्टर पढ़ाने के बाद वो सारी बातें इंग्लिश में ही आपको बताते हैं, हिंदी का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है डीमेरिट्स। तो क्या है, दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूनिट ऑफ मदर टंग व्हाइल अ कंपैरिजन विथ मदर टंग इज ऑफन डिस्क्राइब टू इरेडिकेट परसिस्टेंट एरर्स। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसकी डीमेरिट क्या है, इसकी कमी क्या है, कमी ये है कि इसमें सारी चीजें इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बता दी जाती हैं और अपनी मदर टंग को यूज नहीं करना होता है। मदर टंग को यूज करना बिल्कुल मना होता है यहाँ पर, कि आपको केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेन करना है, चीजों को इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है। तो मदर टंग यहाँ पर मतलब मदर टंग को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, मना कर दिया कि आप अपने मदर टंग का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका डीमेरिट है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजिली अवेलेबल। हर जगह हर स्कूल में, खासकर प्राइमरी स्कूल में हर जगह दूरदर्शन की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर हम रेडियो की व्यवस्था या इस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो ये इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो द मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव, यानी कि ये क्या होता है, बहुत खर्चीला मेथड हो जाता है। एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल एंड टीचर, यानी कि जो साधारण स्कूल है, जो साधारण टीचर हैं, उनकी बजट से ये बाहर चला जाता है, यानी कि वो इसको खरीद ही नहीं सकते हैं। तो कैसे इनकी मदद से वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है यह खर्चीला भी होता है, तो ये भी क्या हो गया, इसका डीमेरिट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, आपको पता है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, द कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज टूगेदर। जैसे कि बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वट एवर इटीसी। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। ऑलरेडी बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पूछा था तो मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। अब पांचों प्रकार को आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो। पहला है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन अपोजिशन टू, विद रिगार्ड टू, इसके अलावा फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विद अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ, या फिर बाय मीन्स ऑफ। ये सभी हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बेंच, ये क्या है डबल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाय, फॉर, इटीसी। इसके बाद है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसमें आते हैं नॉट, विथ, स्टैंडिंग, concerning, pending, considering. They are participles of verbs used as prepositions. फिर है compound preposition without, within, outside, inside, into, behind, besides, beneath, below, across, between। इन सभी को मैंने डिटेल में आप लोगों को प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से मैंने उस टॉपिक में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कराया है। तो आप लोग उस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, इसके अलावा हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, आपको पता है। तो ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 डेज, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह 5 दिनों से एक नॉवेल लिख रहा है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ही हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। तो यहाँ पर हैज बीन लगेगा क्योंकि ही सी इट के साथ हैज लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया। देखिए 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। डैश वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो यहाँ पर अ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यहाँ पर अ रहेगा यानी कि ए प्रीपोजिशन यूज होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इल डैश फीवर। तो ही इज इल विथ फीवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours। तो सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours यानी कि वह लगातार 2 घंटे से नृत्य कर रही थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लेस्ट यू में फॉल। तो यहाँ पर आप देखिए इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इसके बाद अगला है, फाइंड द करेक्ट वर्ड। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है पिछले ईयर्स में। ही क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे कौन सा प्रीपोजिशन, ओवर। ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर यानी कि बहुत ही छोटे से बात पर वह झगड़ा करने लगा। तो यहाँ पर ओवर लगेगा। किसी भी चीज के बारे में जब कोई डिस्कशन होती है तो वहां पर ओवर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेरल ओवर अ ट्रिवियल मैटर, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ओवर फिल करेंगे। यह भी प्रीपोजिशन ही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग का मीनिंग क्या है? लेटर राइटिंग रिफर्स टू कन्वेइंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इन राइटिंग टू दोज who are away from us. Everyone may be required to write letters sometimes or the other hence. Hence, it is important to learn and write good letters as it affects our relations with others as well as our business transactions। तो यहाँ पर कहा गया है हम लेटर लिखने की क्या जरूरत है। आपको पता है कि पहले फोन नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी। आप कहीं आज आप मैसेज करते हो तुरंत दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसके पास आप कर रहे हो। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो हम किसका प्रयोग करते थे? चिट्ठियों का प्रयोग करते थे, लेटर का प्रयोग करते थे, लेटर लिखते थे। और अभी भी हमें लिखना पड़ता है, खासकर जब हमें कोई ऑफिशियल चीजें करनी होती है तो उसके लेटर हम अभी भी लिखते हैं। जैसे कि बिजनेस से संबंधित लेटर लिखते हैं, या कोई और काम हमें होता है इस तरीके का, या एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये सब चीजें अभी भी हम करते हैं, लेकिन अब बहुत कम मात्रा में ये चीजें हो गई हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जानना है बिल्कुल, क्योंकि कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस। यानी कि जिस समय पर कोई भी घटना घटित होती है, जिस स्टेट में घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी कि कोई भी काम किस समय पर हो चुका है, हो रहा है या होगा, यह हमें कौन बताता है? टेंस ही तो बताता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंट्स टू वर्ड्स और सेंटेंस विद ईच अदर। तो जो कंजक्शन होता है ये दो वर्ड्स को ज्वाइंट करता है, दो सेंटेंसेज को ज्वाइंट करता है, दो क्लॉजेज को ज्वाइंट करता है, जो इसके अलावा दो फ्रेजेस को भी ज्वाइंट करता है। तो जो कंजक्शन होता है वो वर्ड्स को ज्वाइंट करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइंट करता है, क्लॉजेस को भी ज्वाइंट करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है कौन? कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जांपल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? सच अ सेंटेंस एज हैविंग वन मेन क्लास एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि इसमें कम से कम एक जो मुख्य क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है और उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लास भी होते हैं। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि
सरिता गोज व्हेन आई कम। सरिता चली गई जब मैं आई। तो यहाँ पर आप देखिए दो क्लॉज हैं। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने का क्या फायदा होता है? तो ऑलरेडी मैंने समझाया आपको कि लेसन प्लान किसी भी कक्षा में आप पढ़ाने जाते हो, क्लासरूम में बच्चों को कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाओगे आप, तो सबसे पहले आपको उसका लेसन प्लान बनाना होगा। और एक उसमें प्रकरण होता है, उसमें सारी चीजें होती है, बच्चों से आपको पहले जाकर के क्वेश्चन पूछने होते हैं, फिर इस तरीके से आपको बच्चों को उसे समझाना होता है, फिर क्या क्या क्वेश्चंस आपको श्याम पट्टी पर करवाने हैं या ब्लैक बोर्ड पर करवाने हैं, बच्चों को गृह कार्य देना, ये सारी बातें पहले से ही मेंशन होती हैं लेसन प्लान में। तो देखिए, द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स। यानी कि जो उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है, जब टीचर लेसन प्लान बनाकर क्लास में जाते हैं तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए, द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान which reduces the possibility of over emphasizing और ignoring a particular aspect of lesson। यानी कि टीचर हर एक चीज को ये मान के चलते हैं कि किसमें हमें कितना समय देना है, कितना समय उस चैप्टर को पढ़ाने में देना है, कितना समय श्यामपट्ट कार्य पर देना है, कितना समय निरीक्षण कार्य पे देना है, कितना समय गृह कार्य पे देना है, ये पूरा उसमें मेंशन होता है, कितने कितने समय में हमें सारा काम क्लियर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राइट ए डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show the relationship between noun or pronoun and some other words in the sentence। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है, वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है, या फिर ये कहें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसकी किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप बताता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, एक्सप्लेन द फॉर्मेट्स ऑफ गुड लेसन प्लान। तो देखिए, द पॉपुलर फॉर्मेट्स ऑफ आर फॉलोइंग। पहला है एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिक अप्रोच, दूसरा है इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, तीसरा है हर्बर्टियन अप्रोच, चौथा है आरसीईएम अप्रोच और पांचवा है मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, आपको पता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, डिस्कस द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान क्या क्या है? अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि जो गुड लेसन प्लान होता है वह शिक्षण की विधियों पर आधारित होता है। इसके अलावा वह मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। यानी कि जो फॉर्मेट बनाया गया है, पहले हमें बच्चों से प्रकरण निकलवाना है, फिर किस तरीके से उस लेसन को जिस चैप्टर को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं उसमें। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के एडवांटेज क्या हैं, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला है, इट इज क्लेम टू बी द स्पीडिएस्ट एंड श्योरेस्ट प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग अप अ वास्ट वोकैबुलरी। दूसरा है, इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। दोस्तों, आपको पता है कि जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से टीचर पढ़ाते हैं तो चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं तो हर एक वर्ड की मीनिंग, फिर पूरे सेंटेंस की मीनिंग हिंदी में वो बताते चलते हैं। आपकी मदर टंग के साथ वो पढ़ाते हैं, यानी कि जो भाषा आपको आ रही है उस भाषा को की हेल्प से, जो भाषा आपको नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, उस भाषा को वो बताते हैं। तो इस तरीके से ये बेस है किस चीज पर, नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। इसके बाद है, इट इज इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम कोई भी
चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो उसका वर्ड हिंदी में छोटा सा होता है, और अगर उसी वर्ड को हमें इंग्लिश टू इंग्लिश में हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़े तो उसके लिए हमें एक सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये बहुत इजी मेथड है, और इसमें लॉन्ग लॉन्ग डेफिनेशन नहीं देनी पड़ती है, छोटे छोटे आपको अर्थ बताते हुए चलना रहता है बस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, डिस्क्राइब द प्री रिक्वायरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लान। तो देखिए, इन ऑर्डर टू मेक अ गुड लेसन प्लान अ टीचर नीड्स टू फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरिस्टिक्स। यहाँ पर आप देखिए प्री रिक्वायरिस्टिक्स में क्या क्या चाहिए होता है। अ टीचर शुड हैव नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, देयर नीड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट लेवल एंड परसेप्शन। यानी कि यहाँ बताया गया है कि लेसन प्लान को बनाने से पहले आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, बच्चों की आवश्यकताओं का, बच्चों की रुचियों का, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर है अ टीचर मस्ट हैव थ्रो नॉलेज एंड गुड कमांड ओवर द कंटेंट ऑन विच लेसन प्लानिंग इज टू बी डन। यानी कि जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं लेसन, उसके बारे में उन्हें अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए, पूरा कंटेंट समझ में आना चाहिए। तीसरा है अ टीचर मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट द थियरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि जो भी शिक्षण के सूत्र है, शिक्षण के सिद्धांत है, वो टीचर को पता होने चाहिए। फिर है अ टीचर शुड हैव प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षक को उस चैप्टर के बारे में, यानी कि उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक को पढ़ाने की ये सारी बातें उनको पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 प्रकार होते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेक्टिव कंजक्शन। और चारों को मैंने विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इनके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं ये भी आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 फिर पूछ लिया है एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड। So in this method, the first thing which gets importance is speech, not reading. This emphasis is based on the principle that fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech. So learning to speak a language is always by far the shortest road to learning and to write. In this way, we may say that the objective of the direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established. यहाँ पर बताया गया है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हम हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश यानी कि स्पीक करते हैं, इसमें हम बोलने की कोशिश करते हैं, उस भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उसी भाषा में बात करते हैं। हम अगर अर्थ भी बता रहे हैं तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बता रहे हैं, तो इससे हम इंग्लिश भाषा को तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई होती है क्योंकि हम सिंपली केवल क्या कर रहे हैं, बस इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम उस भाषा को जल्द से जल्द बोलना सीख जाए इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मेन लक्ष्य ही यही होता है कि हम उस लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वेर के साथ क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 62 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, बहुत आसान है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 63 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रीफर मिल्क डैश टी, तो प्रीफर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ऑलरेडी मैंने बताया भी है आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, तो याद रखिएगा। आई प्रीफर मिल्क टू टी, प्रीफर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ हमेशा टू आता है। तो प्रीफर के साथ क्या आया है, टू, यानी कि मैं मिल्क यानी कि दूध को प्रीफर करता हूं चाय की बजाय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेट मी डैश माई सक्सेस, तो ऑन माई सक्सेस, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो और देखिए फिर पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 18 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी, फिर भी वह फेल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड डैश पास्ट। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने बहुत मेहनत की होती तो यू वुड हैव पास्ट। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, वुड हैव। तो यहाँ पर इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ट। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने बहुत मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा ही गया था 2018 में। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो टीचिंग इंग्लिश को टीच करने के कौन कौन से मेथड हैं और अप्रोचेज हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बाइलिंगुअल मेथड, ये सब आपको पता ही है, सबके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन में हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ही मानेंगे, दो प्रकार ही मानेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी बुक में दो ही प्रकार बताया है और यही दोनों मैंने आपको पढ़ाया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसको 4 पार्ट में बांटा गया है और उन चारों को मैंने डिटेल में आपको बताया है। आपको पता है कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इसके अलावा रिलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन, चारों के चारों का मैंने विस्तार कर दिया है और अच्छे से पढ़ाया है, क्लास में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा जो राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, सारे मैंने करा दिए आपको एक ही वीडियो में। अब आप लोग आसानी से इस पूरे वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, और जहां कहीं कोई भी समस्या है आप हमसे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप लोग रेगुलर हमारे चैनल से ही बने रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप में से हर बच्चा मेहनत से पढ़ाई करके जल्द से जल्द शिक्षक बने। तो शिक्षक बनने के लिए आपको सिर्फ डीएलएड ही नहीं पास करना है, आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब पास करना है। हम सबकी तैयारी करवाएंगे, आप ऐसे चैनल से बने रहिए। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में 8 के 8 विषयों की वीडियो मिल जाएगी। आपको अब सारे विषयों की मास्टर वीडियो भी मिलेगी, मास्टर वीडियो हर विषय की आपको मिल जाएगी। मास्टर वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने पूरा सब्जेक्ट एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है पढ़ा के। उस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। हर एक विषय की इस तरीके की मास्टर वीडियो है, आप सबको देखिए। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताइए और ऐसे ही चैनल से बने रहिए। उम्मीद करती हूँ सारे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, और जहां कहीं कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। कोई वीडियो नहीं मिल रही, कहीं कोई भी दिक्कत हो रही है, आप बताइए, आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के हम आते रहेंगे और तैयारी आपकी ऐसे ही बेस्ट कराते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे हमसे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।